बच्चों आज अपन एटम चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और पिछले वाला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने जे थॉमसन का वाटरमेलन मॉडल जो है, प्लम पुडिंग मॉडल, एटम के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में था, उस मॉडल को हमने पढ़ा था। इसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मॉडल था बच्चों, वो समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और मेरे ख्याल से आप लोगों को वो अच्छे से मॉडल समझ में आ गया होगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, उसी एक्सपेरिमेंट से हमें सबसे पहले पता चला था कि एटम का जो सेंटर पार्ट होता है वहीं पे उसका मास और सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होता है। उसको अपन ने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस नाम दिया था, है ना। तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी किसने की थी अगर आपसे पूछा जाए तो रदरफोर्ड ने की थी। आज अपन रदरफोर्ड मॉडल से रिलेटेड एक दो बातें करेंगे, एक दो टर्म्स डिस्कस करेंगे हम, और रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स देखेंगे कि उस मॉडल की क्या कमियां रही। फिर उसके बाद हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल रहेगा जो इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ पार्ट को कवर करता है, वो होगा नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो अपन रदरफोर्ड मॉडल से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। हेडिंग डाल दो आप, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? पहले एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल from the center of nucleus, from the center of nucleus is called impact parameter. impact parameter बहुत इजी है, ये कोई बहुत अलग से कोई डिफरेंट क्वांटिटी नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी है क्या? डिस्टेंस है। ये क्या है? डिस्टेंस है। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर ही होगा डिस्टेंस का यूनिट। अब बच्चों देखो, मैं समझा देता हूँ इसको, ये डायग्राम बनाना आपको। ये न्यूक्लियस है, क्लियर। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज पड़ा होता है? पॉजिटिव चार्ज पड़ा होता है। और ये पूरा मैं एटम बना देता हूँ, ये एटम है, क्लियर। देखें आप, ये जो है न्यूक्लियस का ये सेंटर यहाँ पे होगा, ये न्यूक्लियस का सेंटर होगा। एक अल्फा पार्टिकल जो है वो आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, इधर से आ रहा है, अभी आ रहा है। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है, सीध है। अल्फा पार्टिकल इस सीध में आ रहा है। देखो बच्चों, ये अल्फा पार्टिकल इस सीध में आ रहा है। ये जैसे ही यहाँ तक पहुंचेगा तो इसको जाना तो कैसे था? ऐसे सीधा सीधा ऐसे निकलना था। ये इसके इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है, इस अल्फा पार्टिकल को इस डायरेक्शन में जाना था। लेकिन क्या होगा कि ये अल्फा पार्टिकल जब आएगा तो जैसे न्यूक्लियस के पास आएगा तो न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा। रिपल्शन की वजह से ये अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है टेढ़ी हो जाएगी और ये मुड़ जाएगा ऐसे अल्फा पार्टिकल। तो ये अल्फा पार्टिकल इधर की तरफ चला गया, क्लियर। तो इसको जाना कैसे था भाई? इधर ही जाना था। ये इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल डायरेक्शन, ये इस इनिशियल डायरेक्शन की सेंटर के साथ, ये न्यूक्लियस का सेंटर है और ये इनिशियल डायरेक्शन ये रही, दोनों के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है आपको। ये देखो इतना सा ये गैप, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की लाइन है। ये जो लाइन आ रही है ना इनिशियल में, जिस डायरेक्शन से आ रहा था वो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और ये सेंटर, इसके बीच के जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लाइन खींच लेता हूँ यहाँ से, सेंटर से एक लाइन खींच लेते हैं अपन, ये लाइन। अब भाई देख ही रहा है मैं, ये जितनी डिस्टेंस होगी, ये सेंटर है, ये लाइन किसको शो कर रही है? न्यूक्लियस के सेंटर को। तो यहाँ सेंटर से लगा करके ये जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ये भी डिस्टेंस होगी, उतनी ये भी होगी। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ इम्पैक्ट पैरामीटर को, आपको यहाँ लिख लेना है, यानी ये डिस्टेंस जो है वो है इम्पैक्ट पैरामीटर। तो अगेन अपन देख लेते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है, इनिशियली में इधर आ रहा था, फाइनल में उधर चला गया। हमें तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर देखना है। ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये है और ये सेंटर है न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस के सेंटर और दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। हालांकि सेंटर यहाँ पे है, पर यहाँ से और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितनी यहाँ पे होगी उतनी यहाँ पे होगी। तो मैंने एक लाइन खींच ली, तो अपन इम्पैक्ट पैरामीटर को यहाँ पे दिखाएंगे। अब बच्चों देखो, ये इम्पैक्ट पैरामीटर जो है इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा, उससे पहले मैं ये बता देता हूँ। देखो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये, इनिशियल डायरेक्शन ये है, लेकिन अल्फा पार्टिकल तो इधर चला गया, ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इधर है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के बीच में जो ये एंगल बन रहा है थीटा, ये इसको आप पीछे बढ़ा दो, थोड़ा सा पीछे बढ़ा दो इसको, और ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, दोनों के बीच में जो एंगल थीटा बन रहा है इसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ स्कैटरिंग। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ स्कैटरिंग कहते हैं। तो देखो इम्पैक्ट पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लिख लो, आपके सिलेबस में डायरेक्ट फॉर्मूला है, B =
1/4πε0 ZE² cot θ/2 अपॉन, या काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 12mv²। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लें इसको। अब बच्चों मैं यहाँ पे बता देता हूँ कौन सी चीज़ क्या है। वेयर 1/4πε0 जो है ये तो कांस्टेंट होता है, z जो होता है ये एटॉमिक नंबर है, सॉरी हाँ एटॉमिक नंबर ऑफ किसका, अल्फा पार्टिकल का नहीं है ये एटॉमिक नंबर जो है ये न्यूक्लियस इसका है, इसका जिस न्यूक्लियस के ऊपर टकरा रहा है उसका एटॉमिक नंबर है। तो अभी तो हमने गोल्ड लिया है, तो ये एटॉमिक नंबर है ऑफ इसको कहते हैं टारगेट न्यूक्लियस। टारगेट न्यूक्लियस क्या है, गोल्ड है। थीटा क्या है बच्चों, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, क्या है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। और 12mv², ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, इसकी जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है 12mv², वो हमने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं आएगी, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बस आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब बच्चों देखो ये इम्पैक्ट पैरामीटर का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या चीज़ क्या काम का है ये, वो हमें देखना है। तो मैं यहाँ से रफ कर लेता हूँ, इसका सिग्निफिकेंस लिख लेते हैं। तो बच्चों क्या सिग्निफिकेंस है बीटा का, ये बी का, जो इम्पैक्ट पैरामीटर हमें उस अल्फा पार्टिकल जब आता है न्यूक्लियस के ऊपर टकराएगा, टकराने के बाद कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, यानी पूरा जब आ रहा था फिर न्यूक्लियस से उसकी कॉलिजन हुई, कॉलिजन होने के बाद अल्फा पार्टिकल किसी डायरेक्शन में चला जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, तो पूरा आने का और जाने का जो रास्ता है उसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो इम्पैक्ट पैरामीटर बी हमें ट्रेजेक्ट्री का शेप बताता है, कैसा होता है। तो कुल मिला के ये क्या बताता है, इट शोज the shape of trajectory। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, पाथ है ना, ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल। या यूं भी कह सकते हो कि जो ट्रेजेक्ट्री है अल्फा पार्टिकल की, जो ट्रेजेक्ट्री है ये डिपेंड करती है बी पे, इम्पैक्ट पैरामीटर पे, ओनली फॉर डिपेंड करती है किसके ऊपर, बी के ऊपर। कैसे, इसको देखो आप समझ लो, आप खुद को भी आइडिया है कि ये अपने न्यूक्लियस है। बच्चों मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि ये जो लाइन होती है सेंटर से पास होने वाली, ये न्यूक्लियस के सेंटर को शो करती है ये लाइन, और ये हमारे पूरा एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये लाइन न्यूक्लियस के सेंटर को शो करती है। तो जो अल्फा पार्टिकल हमें पता है न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, वो तो एकदम सीधे सीधे निकल जाते हैं, तो उनके पाथ की ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, एकदम सीधी हो जाएगी, सीधे निकल जाएंगे। अब ये आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल ये आ रहा है इधर है, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है और ये न्यूक्लियस का सेंटर है, ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं बी। तो बी बहुत बड़ा है, जब बी बहुत बड़ा होता है यानी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तब वो आपके सीधा सीधा चला जाता है। और ये अल्फा पार्टिकल अगर थोड़ा नीचे हो, नीचे यानी इसके न्यूक्लियस के नज़दीक हो, तो भाई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के नज़दीक आ रहा है, तो ये जो इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ये डिस्टेंस भी बी है। तो इस केस में बी कम है और उस केस में बी क्या था, ज़्यादा था। तो अगर बी की वैल्यू कम हो यानी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के नज़दीक हो, तो वो अल्फा पार्टिकल आपको पता है अल्फा खुद पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे और अल्फा पार्टिकल जो है वो स्कैटर्ड होकर के इधर उधर कहीं चला जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे तो इसका पाथ जो है वो टेढ़ा है, ट्रेजेक्ट्री इस तरीके से है, और यहाँ पर इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो एकदम सीधी स्ट्रेट है। तो यानी बी की वैल्यू चेंज होने पे ट्रेजेक्ट्री भी चेंज हो जाती है। अगर अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के नज़दीक है तो हो सकता है वो इधर की तरफ भी जा सकता है। अगर अल्फा पार्टिकल एकदम इसी सीध में आ रहा है, आपको पता है अपन ने पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल, तो वापस वो टकरा करके वापस उसी डायरेक्शन में आ जाता है। तो कुल मिला के इम्पैक्ट पैरामीटर जो है वो हमें ये बताता है कि अल्फा पार्टिकल किधर जाएगा। अब इसको अपन एक केस है, स्पेशल केस, उससे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। कुल मिला के आपको याद रखना है कि अल्फा पार्टिकल जैसे आएगा और फिर उसके बाद न्यूक्लियस से रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन के बाद वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा ये आप पता लगा सकते हो इस बी से, इम्पैक्ट पैरामीटर से। इसके अलावा हमारे कोई काम नहीं है इसका बी का। तो मैं बता देता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो एग्जाम में हमें पूछा जाता है। तो बच्चों अपन बात कर रहे हैं स्पेशल केस। अब अपन बात कर रहे हैं स्पेशल केस, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर का। बी का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 ZE² cot θ/2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 12mv²। बस ये फॉर्मूला हमें याद रखना है
और जो अभी आपको केस बताया जा रहा है वही हमारे एग्जाम में काम का है। आप कंक्लूजन जो है वो याद रख लेना। केस फर्स्ट। बच्चों देखो, केस फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार वापस रिपीट कर लेता हूँ। अभी मैंने जस्ट आपको बताया, इस चीज़ को आप समझ ले अच्छे तरीके से कि ये न्यूक्लियस है हमारा, ये न्यूक्लियस का सेंटर है और ये पूरा एटम है। अब ये कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये ऐसे इधर की तरफ आ रहा है और टकराने के बाद इसको जाना तो ऐसे था, पर ये टकराने के बाद कहीं इधर चला जाएगा। तो किधर जा रहा है उससे हमें लेना देना नहीं है। ये आ कौन सी सीध में रहा था, इस सीध में आ रहा था, तो ये ऐसे आ रहा था। तो इसके न्यूक्लियस से ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको अपन बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इस डिस्टेंस को इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। तो मैं ये इस सेंटर को इंडिकेट करने के लिए एक लाइन खींच लेता हूँ। यानी ये जो पूरी लाइन मैंने खींची है, जो सेंटर से पास हो रही है, न्यूक्लियस के सेंटर को ही शो कर रही है। तो अब आप यहाँ से सेंटर से लगा के इस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की इस डिस्टेंस को b कहो या इस डिस्टेंस को b कहो या इसको कहो, एक ही बात है। कुल मिला के ये डिस्टेंस है इम्पैक्ट पैरामीटर। क्लियर? ये इम्पैक्ट पैरामीटर है। अब आपको जो समझना है वो ये चीज़ है कि ये अल्फा पार्टिकल जितना नीचे होगा, यानी यहाँ से आ रहा है, तो ये इसका b जो है वो कम होगा। जितना नीचे की तरफ आएगा, जैसे ये इधर आ रहा है तो इसकी b की वैल्यू और कम होगी, और नीचे आएगा तो b और डिक्रीज होगा। अल्फा पार्टिकल और नज़दीक आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो b और डिक्रीज होगा। अगर पूरा इसी सीध में आ जाए, इसी डायरेक्शन के अलॉन्ग आ जाए, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे कैसे? इसका उल्टा, अगर अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो b इंक्रीज होगा, और ऊपर जा रहा है b इंक्रीज होगा, और ऊपर जा रहा है b की वैल्यू इंक्रीज होगी। यानी ये सेंटर है, सेंटर से दूर जाने पे आपके b की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो हम तो खाली दो एक्सट्रीम सिचुएशंस लेंगे। फर्स्ट केस में लेंगे इफ b इन्फिनिट। अब b टेंड्स टू इन्फिनिट का मतलब है अल्फा पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है। ये न्यूक्लियस है और बहुत दूर जा रहा है अल्फा पार्टिकल, b की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे केस के अंदर अगर b बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में हमें पता है कि ये न्यूक्लियस से जब बहुत दूर होगा तो अल्फा पार्टिकल पे न्यूक्लियस का रिपल्शन ही नहीं लगेगा। तब वो अल्फा पार्टिकल एकदम सीधा सीधा निकल जाएगा, उसका पाथ डेविएट ही नहीं होगा। तो यानी स्कैटरिंग ही नहीं होगी। देखो, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा था, ये इधर चला गया, इसी एंगल को आप बोलते हो थीटा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो अगर ये अल्फा पार्टिकल एकदम इसी सीध में चला जाए तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो अपन देख लेते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं। वैसे तो हमें लॉजिकली पता है, पर हम मैथमेटिकली देख लेते हैं। तो b टेंड्स टू इन्फिनिट होने पे क्या होगा? या इन्फिनिट लिख लो आप। जब आप इन्फिनिट लिखोगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो किस में चली जाएगी? इन्फिनिट में चली जाएगी सब। तो कुल मिला के हमारे कॉट थीटा बाई 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इन्फिनिट के इक्वल हो जाएगा। भाई यहाँ पे b की जगह इन्फिनिट रख दो, तो सब सारी चीज़ें जो है किस में चली गई? इन्फिनिट पे। तो कॉट थीटा बाई 2 इक्वल टू इन्फिनिट। बच्चों, कॉट थीटा बाई 2 इन्फिनिट होता है कॉट 0। कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिट। ये याद रखना आपको। कॉट से कॉट कट गया, थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 0 डिग्री। थीटा 0 आ गया, इसका मतलब क्या है? अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड है, उसका पाथ एकदम स्ट्रेट होगा। और हमें पता भी है कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जितना दूर होगा तो अल्फा पार्टिकल एकदम सीधा निकलेगा। ये रदरफोर्ड मॉडल का फर्स्ट पॉइंट लिखा था हमने ऑब्जर्वेशन का, कि एटम का आउटर मोस्ट पार्ट होलो है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे। तो अगर अल्फा पार्टिकल के लिए b बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस से दूर है तो रिपल्शन कम लगेगा, तो सीधा सीधा निकल जाएगा। जो थीटा होगा वो 0 होगा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग 0 होगा। अच्छा, अगर मैं अब सेकंड केस ले रहा हूँ, दूसरा केस आपको याद रखना है। अगर ये बहुत नज़दीक आता है तो एकदम इसी सीध में आ जाए तो क्या होगा? तो हमें पता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इसी सीध में आ जाए, b एकदम 0 इसी लाइन के अलॉन्ग हो, सेंटर के अलॉन्ग ही हो जाए, तब अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होकर के वापस लौट आता है। यानी आ रहा था इधर और जा इधर रहा है, पूरा उल्टा हो गया, 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गया। तो अब ये अपन कैसे प्रूव करेंगे मैथमेटिकली? इसको मैं हटा देता हूँ। केस सेकंड। अब बच्चों ऐसा हो जाए कि उस न्यूक्लियस के अलॉन्ग जो लाइन थी उसी के अलॉन्ग आ जाए, यानी इफ b टेंड्स टू 0, देन क्या होगा? देन b की जगह 0 रखो, आप सब 0 में चले जाएंगे। कॉट थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। और बच्चों कॉट, भाई यहाँ 0 रखोगे सब 0 में चले जाएंगे। कॉट थीटा बाई 2 0। देखो कॉट 0 होता है कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री। कॉट से कॉट कट जाएगा, थीटा बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री कह दो या पाई कह दो। इसका क्या मतलब हुआ भाई? 180 डिग्री का यानी जिधर आ रहा था वापस उसी डायरेक्शन में उल्टा हो गया, रिफ्लेक्ट बैक हो गया, रिफ्लेक्ट बैक। ये आपको बस याद रखना, रिफ्लेक्ट या स्कैटर्ड बैक हो गया। ये दो केस है बच्चों, बस आपको अभी याद यही रखना। तो इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में एक बार आपको वापस बता देता हूँ। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, perpendicular distance of initial velocity vector of alpha particle from the center of nucleus।
बस इतनी सी डेफिनेशन है। उसके बाद बी के बारे में कंक्लूजन क्या याद रखना है, तो 2 कंक्लूजन याद रखना है आपको, 2 केस याद रखने हैं। फॉर्मूला भी भले याद नहीं रखोगे तो चलेगा आपको, तो ये 2 केसेस याद रखने हैं। अगर बी इनफाइनाइट होगा तो थीटा 0, यानी बी हाई है तो थीटा लो, और बी की वैल्यू अगर 0 होगी तो थीटा सबसे ज़्यादा हाई होगा, और सबसे ज़्यादा बड़ा थीटा की वैल्यू होती है 180 डिग्री। क्लियर? 180 डिग्री का मतलब अल्फा पार्टिकल वापस आ गया। इसको डायग्रामेटिकली भी बताना आपको, तो मैंने 2 डायग्राम बना दिए थे। केस फर्स्ट का जिसमें अल्फा पार्टिकल सीधा चला जाएगा, और बी 0 होगा यानी थीटा 180 होगा तो उसमें अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आ जाएगा। अब देखो इसके बारे में एक एग्जाम एक छोटा सा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। जनरली डेफिनेशन आती है ओनली फॉर, और ये सिचुएशन आती है। फिर भी मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ मन से, और वो एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में किस तरीके से एक बार ये क्वेश्चन आया था, आपके लिए ऐसे डायग्राम बना हुआ था। जी अल्फा पार्टिकल आ रहा था और आकर के फिर है ना ये ऐसे चला गया, और इधर बी लिखा हुआ था और इधर लिखा हुआ था थीटा, और क्वेश्चन खाली इतना सा था। डायग्राम आपको दे दिया है। क्वेश्चन में कहा गया था व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बी एंड थीटा। बी और थीटा का सिग्निफिकेंस क्या है, बी क्या है थीटा क्या है, बस आपसे ये पूछा जा रहा था, है ना। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बी एंड थीटा इन गिवन फिगर। तो आपको बी का मतलब खाली नाम लिखना है, इम्पैक्ट पैरामीटर, कोई ये सिग्निफिकेंस नहीं बताना है। वो अभी जो मैंने लिखा है कि शोज द शेप ऑफ ट्रेजेक्टरी, वो तो इम्पैक्ट पैरामीटर का क्या सिग्निफिकेंस है, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या काम का। क्वेश्चन हमें खाली ये पूछ रहा है बी का मतलब क्या है इस डायग्राम में, तो बी का मतलब है इम्पैक्ट पैरामीटर। हमें पता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है न्यूक्लियस के सेंटर से इसकी अल्फा पार्टिकल के इनिशियल डायरेक्शन का। थीटा क्या है, व्हाट डज थीटा सिग्निफाई, थीटा शोज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, थीटा क्या है एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो दोनों के नाम लिखने थे आपको। फिर सेकेंड बात पूछा था what are the values of theta when b tends to 0 और b tends to infinite। बस ये पूछा था। b 0 होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो मुझे पता है b 0 होने का मतलब है कि एकदम न्यूक्लियस के अलॉन्ग आ रहा है तो वापस चला जाएगा, तो थीटा 180 डिग्री होगा, अभी बताया आपको। और b इन्फाइनाइट का मतलब है बहुत दूर है अल्फा पार्टिकल, बहुत दूर है तो फिर वो मुड़ेगा ही नहीं, तो इसका मतलब है थीटा क्या हो जाएगा 0। बस इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में आपको इतना सा ध्यान रखना है, तो इसको नोट डाउन कर लें आप। बिल्कुल इजी चीज़ थी, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं। फॉर्मूला भी भले मत याद करें, बस ये 2 लाइनें जो थी वो और डेफिनेशन याद कर लेना आप। क्लियर? इसको हटा देते हैं अपन। अब अपन एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब बच्चों अपन बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हेडिंग डाल दें आप, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो बच्चों ये क्या टर्म है, इसको अपन देख लेते हैं। एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता क्या है। देखो ये न्यूक्लियस है, क्लियर, ये आपका एटम है। अब जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल खुद भी एक न्यूक्लियस है, ये बात आप ध्यान रखें। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है, मैंने आपको बताया था हीलियम का न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल। तो ये हमारा न्यूक्लियस ये खुद पॉजिटिव है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल, जब ये अल्फा पार्टिकल आएगा, ये न्यूक्लियस की तरफ आएगा, तो ये न्यूक्लियस की तरफ आएगा, ये मान लो न्यूक्लियस के डायरेक्शन में आ रहा है, सेंटर के अलॉन्ग ये आ रहा है। ये अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस की तरफ आएगा तो ये यहाँ से वापस रिटर्न बैक जाएगा। तो रिटर्न बैक जाएगा तो ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से कॉलिजन करेगा। अब देखो कॉलिजन बच्चों 2 तरह की होती है, आपने 11th में पढ़ा होगा, जिसमें 2 बॉडी टक्कर करती है, कॉलिजन करती है। तो कॉलिजन में हो सकता है दोनों बॉडी फिजिकली टच हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बॉडी दूर से ही रिपेल हो जाए। यानी कॉलिजन में कोई जरूरी नहीं फिजिकल टच होना, कई बार 2 बॉडी एक दूसरे से कॉलिजन करती है तो वो दूर से ही रिपेल होकर के चली जाती है। जैसे 2 मैग्नेट ले लो आप, मैग्नेट के नॉर्थ पोल अगर आप पास में लाओगे तो दूर से रिपेल होकर चले जाएंगे। तो वैसे सेम यहाँ पर भी ये सिचुएशन है कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो हमें पता है रदरफोर्ड गोल्डफील्ड एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था कि अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक क्यों हुआ, क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव होता है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो ये जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ आएगा तो ये एक ऐसी डिस्टेंस होगी जहाँ पर आएगा, और वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पहुँचने के बाद ये अल्फा पार्टिकल वापस रिटर्न हो जाएगा। तो ये अल्फा पार्टिकल वापस रिटर्न हो गया, तो ये न्यूक्लियस के नज़दीक यहाँ तक पहुँचा, इस जगह तक पहुँचा। ये तो न्यूक्लियस के कितना नज़दीक तक पहुँचा ये डिस्टेंस, न्यूक्लियस के सेंटर से जो ये डिस्टेंस है कितना नज़दीक तक पहुँचा है, उसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस होगी इस अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच की, इसको अपन कहेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितना नज़दीक से नज़दीक तक पहुँचा,
इस डिस्टेंस पे आके अल्फा पार्टिकल वापस मुड़ जाता है। तो बच्चों ये ध्यान रखें कि ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का सेंटर है, ये अल्फा पार्टिकल लास्ट यहाँ तक आया, इसके बाद निकल गया यहाँ पे, तो ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको R0 से डिनोट करते हैं। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अल्फा पार्टिकल जब वापस लौटता है तो आते टाइम अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी थी। फिर जब अल्फा पार्टिकल यहाँ आता है, नज़दीक आता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। डिक्रीज होते 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 लास्ट में ये पूरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है और फिर उसके बाद अल्फा पार्टिकल रिटर्न हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब है अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितना नज़दीक तक पहुँचा और वहाँ से वापस रिटर्न बैक हो गया। तो जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा और वापस अब लौट के जाएगा तो उस समय अल्फा की पूरी काइनेटिक एनर्जी जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे भाई बच्चों आपको पता है कि अपन ने 11 में पढ़ा है कि आपने यहाँ से एक बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर फेंकते हैं तो बॉल ऊपर मैक्सिमम हाइट पे जाकर के फिर वापस नीचे आते हैं ना। तो जब हम बॉल को फेंकते हैं तो फेंकते टाइम इनिशियल में उसके पास पूरी काइनेटिक एनर्जी होती है, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो पूरी काइनेटिक एनर्जी होती है और बॉल जब यहाँ जाती है ऊपर जाकर के रुक जाती है बॉल, तो रुकते ही उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। बट उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है? पोटेंशियल। तो यहाँ पे आके ये बॉल पूरी तरीके से इसमें काइनेटिक की जगह पोटेंशियल आ जाती है और फिर वापस नीचे आएगी। तो नीचे आएगी तो वापस ये पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आगे जाके काइनेटिक में। तो जब भी कोई अपनी डायरेक्शन को वापस रिवर्स करता है, बदलता है, तब आप समझ लें काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बस यहीं से हमारी डेफिनेशन निकलेगी। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी? एक ऐसी डिस्टेंस अल्फा पार्टिकल की, कहाँ से? न्यूक्लियस के सेंटर से, जहाँ पे इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए? पोटेंशियल एनर्जी में। देखो इतना इजी डेफिनेशन है। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में और उसके बाद अल्फा को वापस लौटना ही लौटना है। कितना नज़दीक तक आया? देखो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से टकरा के गया तो ये कोई एकदम यूं नहीं है कि इससे जाके पूरा हीट करता है, फिजिकली टच नहीं होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव तो ये दूर से रिपेल हो गया ये अल्फा पार्टिकल और चला गया। तो कितना नज़दीक तक आया? इसको अपन कहेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वैसे ये डिस्टेंस न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक होती है, तो अगर आप ये R0 निकाल दो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि न्यूक्लियस की साइज़ कितनी है, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल बहुत नज़दीक तक आ जाता है न्यूक्लियस के। तो R0 डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की हेल्प से अपन न्यूक्लियस की साइज़ को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। तो अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। डेफिनेशन लिखना, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, इसको R0 से डिनोट करेंगे, R और नीचे ये जो जीरो लगाते हैं इसको नॉट बोलते हैं भाई। द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस वेयर इट्स होल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। बस ये डेफिनेशन होगी। द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस वेयर इट्स होल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच। अब बच्चों देखो मैं एक ये अब फार्मूला लिखा रहा हूँ आपको। फार्मूला बहुत इजी है, पर फार्मूला लिखाने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है उसके अंदर है ये बात कि दो फार्मूले अपने इस चैप्टर के अंदर यूज़ आएंगे, जो आपको थोड़े लग सकते हैं, नए फार्मूले लग सकते हैं। जैसे ये कोई चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2। अगर ये दोनों चार्ज Q1 और Q2 R डिस्टेंस पे पड़े हो और आपको कहे कि इन दोनों के बीच में फोर्स बताओ कितना होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा बच्चों K कांस्टेंट है, Q1 Q2 दोनों चार्ज आ जाएंगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सेम फार्मूला वैसे ही है जैसे 11th के अंदर आपने न्यूटन का ग्रेविटेशनल का फार्मूला पढ़ा है, G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। उसमें m1 और m2 दो मास होते हैं, m1 और m2, और R उनके बीच की डिस्टेंस होती है और G कांस्टेंट होता है। G की जगह यहाँ आ गया K कांस्टेंट। वो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला था 11th में हमने पढ़ा था, G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला है। ये वहाँ G आता था, यहाँ K आ रहा है। वहाँ m1 m2 मास आते थे, यहाँ Q1 Q2 चार्ज आते हैं, क्योंकि ये चार्ज के बीच में लग रहा है। तो एक्चुअली हमारे यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर ये फार्मूला काम आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स का, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ऐसे कैसे दो चार्ज अगर Q1 और Q2 R डिस्टेंस पे हो और उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। इसको U से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा K Q1 Q2 सेम फॉर्मूला है और R स्क्वायर की जगह ओनली फॉर R आ जाएगा।
तो बच्चों इस फॉर्मूले को अभी माइंड में डाल दे, क्योंकि मुझे अभी इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी पोटेंशियल एनर्जी की। K Q1 Q2 अपॉन R, और आर स्क्वायर आएगा फोर्स के फॉर्मूले में। ये आगे हमें बोर पोस्टुलेट में इस फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और अभी हमें इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। Q1 है फर्स्ट चार्ज और Q2 है सेकंड चार्ज, बस, और अपॉन R। तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ और अपन अपना क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला लिखते हैं। आपने अभी ये डायग्राम देखा होगा, ये न्यूक्लियस था, ये एटम था, ये अल्फा पार्टिकल आकर के वापस रिटर्न बैक हो गया था। तो जब अल्फा पार्टिकल आ रहा था तो उसमें कौन सी एनर्जी थी भाई? काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ mv²। और जब यहाँ पे पहुँचा न्यूक्लियस के सेंटर से, ये जो डिस्टेंस है इसको क्या नाम दे देते हैं अपन? r0। और यहाँ से वापस वो लौट करके चला गया, तो इस क्लोजेस्ट डिस्टेंस के ऊपर क्या हुआ था? एट r0, r इक्वल टू r0 डिस्टेंस पे जब डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच के इक्वल हो गई, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गई थी? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो गई थी। ये अभी मैंने डेफिनेशन में लिखवाया हुआ है कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी पूरी पूरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों अभी मैंने लिखा है K Q1 Q2 अपॉन R। अब देखना, अब मैं थोड़ा सा ये डायग्राम बना दे आप पास में, और मैं नीचे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए मैं इस डायग्राम को रफ कर रहा हूँ। डायग्राम आप साइड में बना देना इसको। देखो बच्चों, हाफ mv², हाफ mv² किसका फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। K कांस्टेंट होता है, Q1 यानी फर्स्ट चार्ज। अब दो चार्ज कौन कौन से? एक तो अल्फा पार्टिकल है जो आ रहा है आपके, अल्फा पार्टिकल है, और एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो ZE होता है, याद रखें। Z है एटॉमिक नंबर और E है एक प्रोटॉन का चार्ज या इलेक्ट्रॉन का चार्ज। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं, तो प्रोटॉन अगर एक प्रोटॉन होगा तो चार्ज होगा न्यूक्लियस का 1E, दो प्रोटॉन होंगे तो चार्ज हो जाएगा 2E, तीन प्रोटॉन हो जाएंगे चार्ज हो जाएगा 3E। हमें न्यूक्लियस के अंदर पता नहीं कितने प्रोटॉन है, इसलिए अपन लिख लेते हैं चार्ज के न्यूक्लियस को ZE। Z एटॉमिक नंबर है, हमें पता है जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे, और उतने ही प्रोटॉन्स होंगे तो उसका उतना ही चार्ज होगा E टाइम्स। तो न्यूक्लियस का चार्ज होता है ZE, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज बच्चों होता है 2E। ये आपको लिखवाया गया है, ड्यूल नेचर चैप्टर में भी लिखवाया गया है, और यहाँ पर भी बताया गया कि हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो हीलियम का चार्ज होगा 2E। तो ये ZE है, ये 2E है। क्लियर? तो अब देखना, मैं ये फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूँ। Q1 की जगह तो मैं लिख लेता हूँ 2E, और Q2 दूसरा चार्ज कौन है? पहला चार्ज है 2E अल्फा, और दूसरा चार्ज है न्यूक्लियस। तो दो चार्ज है भाई, K Q1 Q2। Q1 तो है 2E, एक अल्फा पार्टिकल है, दूसरा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चार्ज हमेशा ZE रहेगा। अगर ये अल्फा की जगह कोई दूसरा और पार्टिकल आके टकराता न्यूक्लियस के ऊपर, तो आप 2E की जगह मान लो कोई दूसरा प्रोटॉन आ रहा है, प्रोटॉन आके टकरा रहा है, तो प्रोटॉन का चार्ज ओनली फॉर E होता। इलेक्ट्रॉन आता तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता। क्लियर? अपॉन और डिस्टेंस, भाई दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस है? तो मैंने कहा अपॉन में R की जगह आ जाएगा R0। डिस्टेंस है क्लोजेस्ट अप्रोच के इक्वल। अभी ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, K Q1 Q2 अपॉन R। R की जगह अभी हमने देखा कि जहाँ पे काइनेटिक पूरी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही थी, तो वो डिस्टेंस कितनी थी? R0। बस अब इसको R0 को ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, ये फॉर्मूला आ गया। 2K, इसको 2 को पहले लिख लिया मैंने, K Z और E दो बार आ रहे हैं, E² और अपॉन में ये पूरा पूरा आ जाएगा हाफ mv²। तो बच्चों ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लें, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। अब मैं इस पर जस्ट एक एग्जांपल बता देता हूँ। ये नोट डाउन कर लेना आप। देखो, अब जो रदरफोर्ड ने अपना गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें जो अल्फा पार्टिकल आ रहा था उसकी काइनेटिक एनर्जी अप्रोक्सीमेटली थी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं ये फार्मूला यूज़ करके एक बार R0 कैलकुलेट करता हूँ। आपको यही यहाँ तक लिख लो, ये फार्मूला याद रखना है, डेफिनेशन याद रखनी है। अब एक कॉन्सेप्चुअल बात लिखा रहा हूँ मैं, वो स्टार लगा के आप लिख लेना। देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है, स्टार लगा के लिख लेना आपको। जैसे अल्फा पार्टिकल जो आ रहा था, जो न्यूक्लियस के ऊपर टकरा रहा था, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो ली थी हाफ mv² रदरफोर्ड ने, वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। कितनी थी? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एनर्जी की वैल्यू है 5.5 मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो ड्यूल नेचर चैप्टर में बताया गया है, इसकी जगह 1.6 × 10⁻⁻19 लिख लो, ये एनर्जी पूरी आ गई।
इतनी काइनेटिक एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल की। और गोल्ड है, न्यूक्लियस किसका भाई, गोल्ड का है, गोल्ड के ऊपर ही टकरा रहा है अल्फा पार्टिकल, तो एटॉमिक नंबर Z जो होगा न्यूक्लियस का वो 79 होता है गोल्ड का। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्या फॉर्मूला है, तो अभी मैंने लिखा R0 इक्वल टू K ZE² और अपॉन में क्या था भाई, हाफ mv², ये फॉर्मूला था। इसमें वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू अपन पुटअप करते हैं, तो 2K जो है भाई, K कांस्टेंट है, इस K को इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर है, K खुद कांस्टेंट है, जिसको अपन यूँ तो लिखते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ये जो साइन बनाया ना मैंने इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन, और ये नॉट एप्सिलॉन नॉट, बट K की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। खैर आपको तो ये वैल्यू याद रखनी है, 9 × 10⁹ या फिर 1/4π एप्सिलॉन नॉट। तो K की जगह मैं अगर 9 × 10⁹ लिख लेता हूँ, Z है 79 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई अल्फा पार्टिकल की, 5.5 × 10⁶ × 1.6 × 10⁻⁻19, ये इससे ये कट जाएगा। अब आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे, तो ये R0 की वैल्यू आ जाएगी आपके अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी 41.3 × 10⁻15 मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 41.3 और 10⁻15 मीटर को लिख लो फर्मी मीटर, फर्मी। तो बच्चों जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आई वो 10⁻15 मीटर ऑर्डर की आ रही है। यानी मैंने कहा था ना आपको कि भाई R0 इन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और न्यूक्लियस की साइज़ बहुत नज़दीक होती है, उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक जाके आता है, तो यानी न्यूक्लियस की जो साइज़ होगी वो फर्मी मीटर ऑर्डर की होती है। तो इसी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की साइज़ का भी आइडिया लगाया था कि न्यूक्लियस की साइज़ फर्मी मीटर ऑर्डर की होती है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो आपको लिखना है 10⁻15 मीटर, ओनली फॉर पावर बतानी, ऑर्डर बताना 10⁻15 मीटर या फर्मी मीटर ऑर्डर। क्लियर। अब मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूँ, फिर अपन न्यूमेरिकल करते हैं, इस फॉर्मूले के ऊपर 2 क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अल्फा पार्टिकल की जगह प्रोटॉन आ रहा हो, अगर प्रोटॉन आ रहा है, एक एग्जांपल कर रहे हैं अपन, लैंग्वेज तो मैं लिखा नहीं रहा हूँ, एक प्रोटॉन आ रहा है और प्रोटॉन के लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड आउट करनी है। आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन प्रोटॉन, प्रोटॉन कौन अप्रोच हो रहा है, कौन नज़दीक जा रहा है, प्रोटॉन, फॉर एन प्रोटॉन अप्रोचिंग टूवर्ड्स गोल्ड न्यूक्लियस, गोल्ड के लिए एटॉमिक नंबर होता है 79 विथ काइनेटिक एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी कितनी ले लेते हैं प्रोटॉन की, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डाटा आपको दिया जा रहा है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल फॉर अ प्रोटॉन अप्रोचिंग टूवर्ड्स अ गोल्ड न्यूक्लियस विथ काइनेटिक एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन की आप लैंग्वेज लिख लेना। अब भाई मुझे R0 निकालना है, प्रोटॉन जा रहा है, इस बार अल्फा नहीं जा रहा है, प्रोटॉन जा रहा है, और किसकी तरफ जा रहा है, गोल्ड के न्यूक्लियस की तरफ, और काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है बच्चों ZE होता है, आपको पता है, और प्रोटॉन आकर के अल्फा पार्टिकल पे टकरा करके ये न्यूक्लियस के ऊपर टकरा के जा रहा है, गोल्ड के न्यूक्लियस पे। तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमें। तो प्रोटॉन आ रहा है, तो बच्चों प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का E होता है, याद रखो +E होता है चार्ज, और न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, ZE, और हमें R0 कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्व करते हैं अपन इसको, क्वेश्चन को, सॉल्यूशन। तो अपन को पता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई है, देखो रख दो, ऐसे कैसे डाटा रख दो, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब होता है 10⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये मैंने वैल्यू रख दी काइनेटिक एनर्जी की। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी बताया गया है, K/Q1/Q2/R। अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना है बस, ये तो ऐसे कैसे उतार दो भाई। आप चाहो तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, अभी बताया गया वो, उसमें डायरेक्ट रख सकते हो वैल्यू, पर मैं तो सिंपली मेथड से ही निकाल रहा हूँ। K की वैल्यू बच्चों बताई गई है 9 × 10⁹ न्यूक्लियस का चार्ज, Q1 है प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, E। प्रोटॉन की जगह अगर अल्फा होता तो आप चार्ज कितना लेते हैं, 2E लेते हैं, और न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, ZE, और डिस्टेंस R की जगह मुझे लिखनी है R0। अब बच्चों देखो, आपको ही करना है, इस R0 को ऊपर भेज देना, इसको पूरे को नीचे भेज देना,
और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Z की वैल्यू रख देना आप, और एक E से तो वैसे ये E कट ही जाएगा आपका, ये भी E की वैल्यू है, और आप कैलकुलेट करोगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 22.8 फर्मी मीटर। ये इसको आप अप्रोक्सीमेटली 23 फर्मी मीटर भी कह सकते हो आप। ये बस आ गया। आप चाहते थे ये फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते थे R0 का। क्या फार्मूला था? KZ। आप ये अब देखो प्रॉब्लम आती है, अगर आप ये 2KZE लगा देते ना, 2KZE² अपॉन हाफ mv², जो अभी आपको लिखा गया है, तो वो रॉन्ग हो जाता फार्मूला। क्यों? क्योंकि इस बार पार्टिकल कौन सा आ रहा है? प्रोटॉन आ रहा है, अल्फा नहीं आ रहा है। और ये फार्मूला जो हमने लिखा था वो किसके लिए था? अल्फा पार्टिकल के लिए था। इसलिए आप फार्मूला नहीं लगा करके मेथड को याद रखें। हाँ, अल्फा हो तभी आप डायरेक्ट फार्मूला लगा देना, जो अभी मैंने क्वेश्चन करवाया है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये प्रोटॉन कितनी एनर्जी से आ रहा है? 5 की एनर्जी से, तो एनर्जी 5 है, और आपको R0 कैलकुलेट करना है। तो इसको हटा देते हैं। एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आने के जिसके चांसेस हैं, इसको हटा देते हैं। बच्चों मान लो, देखो इस तरह की प्रॉब्लम हो, एक लिख लो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज। इफ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर अल्फा पार्टिकल इज D0। D कह दिया मैंने, R0 की जगह क्या कह दिया? D0। क्वेश्चन मन में आए जो सिंबल यूज कर सकता है, तो कोई नहीं, अपन को तो सिंबल के बारे में पता होना चाहिए, कोई भी सिंबल लगाओ ना, नाम पता होना चाहिए। यार पेन तो सिंबल तो ही नहीं मेरे से। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी है? D0 है। व्हाट शुड बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन प्रोटॉन, ऑफ अ प्रोटॉन। अब की बार अल्फा की जगह कौन आ रहा है? प्रोटॉन। फॉर सेम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर? और न्यूक्लियस वही है भाई, गोल्ड का न्यूक्लियस है। गोल्ड के न्यूक्लियस पे अल्फा आ रहा था, तब उसके लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी थी? D0। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर देखो आपको सिस्टमेटिकली फॉर्मूला अप्लाई करने से बचे, आप स्टेप्स याद रखें, प्रोसीजर याद रखें। तो सबसे पहले बात करते हैं केस फर्स्ट अल्फा के लिए। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाती है भाई? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाती है। और अल्फा आ रहा है तो अल्फा न्यूक्लियस के ऊपर टकरा करके जा रहा है, तो न्यूक्लियस का चार्ज तो होता है ZE, और अल्फा का चार्ज होता है बच्चों 2E। कितना होता है? 2E होता है। तो काइनेटिक एनर्जी तो मैं KE अल्फा लिख लेता हूँ, अल्फा की काइनेटिक एनर्जी वैल्यू दी नहीं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है KQ1Q2 अपॉन R। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, K को K ही रखते हैं अपन। Q1 यानी फर्स्ट वाला चार्ज है 2E, और Q2 दूसरे वाला चार्ज कौन है? फर्स्ट चार्ज ये है, सेकंड चार्ज है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज होता है ZE। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी है भाई? D0 दी गई। कितनी दी गई है आपको क्वेश्चन में? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच D0 है। तो यहाँ R की जगह अपन लिख लेते हैं D0। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं। क्लियर? अब दूसरा पार्टिकल है, केस सेकेंड फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन आकर के टकरा रहा है, टकरा करके न्यूक्लियस के ऊपर जा रहा है भाई प्रोटॉन। न्यूक्लियस का चार्ज तो ZE है, और प्रोटॉन का चार्ज बच्चों कितना होता है? E होता है, ओनली फॉर E होता है। तो सेम बात है, प्रोटॉन के लिए भी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी तो प्रोटॉन की है, KP लिख लेते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला KQ1Q2 अपॉन R। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, K की वैल्यू तो हम K को K ही लिखते हैं, कॉन्स्टेंट है। Q1 फर्स्ट वाला चार्ज है भाई E, Q2 दूसरा वाला चार्ज है ZE, और डिस्टेंस कितनी है? क्लोजेस्ट अप्रोच को क्वेश्चन का सेम क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम है भाई। तो यहाँ पे मैं D0 ही लिख लेता हूँ, इसके लिए भी डिस्टेंस कितनी है? D0 है। ये सेकंड इक्वेशन आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। और काइनेटिक एनर्जी पूछिए प्रोटॉन की, तो सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दो, आपके आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना, ये मैं यहाँ से थोड़ा रफ कर रहा हूँ। तो मैं 2 डिवाइडेड बाय 1 कर रहा हूँ। 2 क्या? इक्वेशन नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। ये पूरा नोट डाउन कर दे, KE अपॉन D0, और इसको लिखे भाई K2E 2 है ना ये, और ये ZE है अपॉन D0।
अब देखो ये डी नॉट से डी नॉट कट जाएगा, के से के भी कट जाएगा, ई से ई भी कट जाएगा, जेड ई से जेड ई कट जाएगा, खाली अपॉन में 2 रह गया। ये जो अपॉन में 2 है ना, ये 2 कहाँ जाएगा, पूरा ऊपर नहीं जाएगा, ये 2 खाली इसी के पास जाएगा, इसको इधर भेज दो आप। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ये हटा दो, इसको साइड में कर दो, इसको हटा, ये दोनों। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और अपॉन में है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा, और ये भाई 1/2 रह गया खाली। अब इसको इधर भेज दो, बस आ गया आंसर। तो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा का कितना होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। तब उसकी सेम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगी जितनी एल्फा की होती है, क्योंकि चार्ज अलग अलग है। तो चार्ज अलग अलग है तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो सेम हो ही नहीं सकती ना, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की कितना डिफरेंस होना चाहिए, हाफ का, क्योंकि चार्ज एल्फा का डबल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की हाफ होनी चाहिए। ये एक बार रफ कर लेते हैं अपन, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूँ आपको, इसको पहले लिख लेना, आप नोट डाउन कर लेना। दूसरा सिंपल सी मैं एक बात और कह रहा था आपको कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसकी हेल्प से अपन न्यूक्लियस की साइज एस्टिमेट करते हैं। इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू फाइंड आउट दी या एस्टिमेट द साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की साइज जो है फाइंड आउट करने में काम में आती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी की हेल्प से हमें पता चला R0 की हेल्प से कि न्यूक्लियस की साइज फर्मी मीटर ऑर्डर की होती है, इतना छोटा होता है न्यूक्लियस। अब ये रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट हो गया, इससे रिलेटेड अपन ने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिए बच्चों। अब रदरफोर्ड मॉडल की 2 ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। 2 इसकी बहुत बड़ी कमी थी मॉडल की, उसी की वजह से फिर दूसरा मॉडल आया गया, बोर मॉडल। तो एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। लिखना भी आपको ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। वैसे अगर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं, शॉर्ट में अगर मैं बताऊं आपको तो 2 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका ये मॉडल। दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। सेकंड, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम या स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। दोनों चीज़ें अपन डिटेल से देख लेते हैं क्या गड़बड़ हुई इस मॉडल के अंदर। देखो बच्चों, एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उस चैप्टर के अंदर एक मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट था, उसने कहा कि भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है ना, जैसे ये प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल, ये तो सब चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब दौड़ता है, एक्सेलरेट होता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट जो है वो खुद भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, है ना बच्चों। देखो जैसे अब ये रदरफोर्ड मॉडल जो है ऑब्वियसली ये कह रहा है, तो बच्चों कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट होगा, दौड़ेगा, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा, एमिट करेगा और उसकी एनर्जी में लॉस होगा। तो सेम ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही थी कि रदरफोर्ड ने कहा कि भाई न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए जा रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। तो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दी, कहा कि भाई मूविंग पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, इसके अराउंड घूम रहा है सर्कल में। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कल के सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो ये तो चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। तो एनर्जी एमिट करेगा तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी तो कम पड़ेगी ना। अब आपको कहते हैं कि सर्कल में गोल गोल घूमते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ोगे थकोगे तो सही ना, एनर्जी डाउन होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अगर न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होगी। और एक्चुअली एनर्जी अगर धीरे धीरे कम होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, इसका जो ये ऑर्बिट है वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, रेडियस कम होगी, और न्यूक्लियस इसको खींच रहा है अपनी तरफ, तो इसकी एनर्जी कम हो रही है। तो इसकी ऑर्बिट जो ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक आता रहेगा, क्योंकि एनर्जी इसके इलेक्ट्रॉन की कम पड़ रही है और इधर से न्यूक्लियस खींच रहा है इसको, तो खींच रहा है तो धीरे धीरे इस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की रेडियस कम होगी। कम होने का मतलब ये स्पाइरल पाथ में घूमेगा, और स्पाइरल पाथ में घूमते घूमते फाइनली किस में फॉल डाउन हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर फॉल डाउन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस में गिर गया तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो फिर खाली एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा। तो
तो बच्चों एटम मतलब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसका मतलब एटम ही नहीं है, एटम का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी एटम की, तो एटम ही स्टेबल नहीं है, इसका मतलब तो एटम धीरे धीरे खत्म होने चाहिए, लॉस हो जाने चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। जैसे भाई मेरे पास ये मार्कर है, क्या थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते होते इसके सारे एटम खत्म हो जाएंगे क्या? नहीं होता है, ऐसे तो नहीं होता है, एटम तो स्टेबल होता है। तो रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वैसे ये बहुत एक लॉजिकल बात है कि ये क्यों नहीं गिरता है, जिसका आगे जवाब आप खुद भी दे देते अगर आप साइंटिस्ट होते तो, पर रदरफोर्ड ने इसका बहुत सिस्टमेटिकली जवाब दे दिया। अब आपको पता ही है तो अर्थ घूम ही रही है ना सन के अराउंड, क्या गिरती है क्या? अर्थ सन के अराउंड घूमती है, कोई जाकर के कोई फ्यूल डाला हुआ है कि उस फ्यूल की हेल्प से अर्थ जो है सन के अराउंड घूमे, ऐसा तो है नहीं। अर्थ तो खुद ही अपने आप घूम रही है सन के अराउंड। तो किस वजह से घूमती है, तो ये खुद भी आप दिमाग लगाए सोचें, आपको खुद को इसको जवाब आना चाहिए वैसे तो, पर आगे अब नील्स बोर ने इसका आंसर दे दिया था और अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के सबसे पहली बात तो है कि ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। तो रदरफोर्ड इस बात को नहीं बता पाया कि ये इसके अराउंड क्यों सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकेंड, दूसरी कमी, फिर मैं सीधा लिखूंगा बोर्ड के ऊपर, आप नोट डाउन कर लेना ऐसे कैसे, ठीक है। सेकेंड, दूसरी जो बात थी वो ये थी कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, जैसे अब चलो मान लो नहीं गिरता है, मान लो नहीं गिरेगा, ठीक है, पहली कमी तो है ही है। अभी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में भी घूम सकता है, मैं ऑर्बिट को थोड़ी और नज़दीक भी ले जा करके घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन तो कोई भी रास्ते में घूम सकता है, कहीं पे भी नज़दीक हो कहीं दूर भी हो। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू जो होगी, भाई सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है कोई भी, तो उसके पास कोई पर्टिकुलर एनर्जी होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मिलाकर टोटल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को तो मैं कहीं पर भी रख दूंगा तो वहाँ पे गोल गोल क्या घूमने लग जाएगा, और वहाँ पे गोल गोल घूमेगा तो उसकी फिर उस वो इलेक्ट्रॉन के अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की कोई भी वैल्यू होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंटिन्यूस होनी चाहिए, क्योंकि ऑल पॉसिबल रेडियस के पाथ में घूम सकता है, तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की कोई पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू होती है एनर्जी की, कि ये वैल्यू होगी, अदरवाइज ये नहीं है तो फिर पर्टिकुलर दूसरी होगी, उसके बीच वाली कोई वैल्यू नहीं होती है। एनर्जी की वैल्यू कंटिन्यूस नहीं होती है, इसको भी अपन आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। पर मैं एक बार ये दोनों पॉइंट लिख लेता हूँ, साथ में एक बार थोड़े वापस भी एक्सप्लेन कर लूँगा। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट जो है वो लिखो आप, तो फर्स्ट ड्रॉबैक, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल an accelerated charge radiate energy in form of electromagnetic radiations. So revolving electron around the nucleus will continuously loss its energy and move in spiral path. कैसे पाथ में घूमेगा? स्पाइरल पाथ, एंड फाइनली फॉल डाउन इन न्यूक्लियस, गिर जाएगा, है ना, fall down in nucleus. That means ये that means का साइन है, the atom will not stable. और आगे लास्ट लाइन लिखनी है जिसको अंडरलाइन कर लेना, और वो लाइन चाहो तो एग्जाम में डायरेक्ट वही चिपका सकते हो आप कि मैं उसी को लिख लूँ, इतना अगर नहीं याद रहे तो, वैसे तो खुद मन से लिखना है पर फिर भी। सो रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब बोल रहा हूँ बच्चों, राइटिंग को नहीं देखा आप, लिखे स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये भाई, और वो डायग्राम बना देना स्पाइरल पाथ वाला, ये ऐसे घूमते 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 लास्ट में इलेक्ट्रॉन का घूम जाएगा, गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, ऐसे घूमते घूमते लास्ट में, ठीक है। ये पहली है, तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा, एनर्जी लॉस करेगा, धीरे धीरे उसका पाथ छोटा होगा, स्पाइरल पाथ होगा, और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, पूरा एटम ही खत्म हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। ये जो कमी है, इसी कमी को दूर करते हुए नील्स बोर ने अपनी पहली पोस्टुलेट दी थी, जो आगे अपन पढ़ेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। फिर सेकंड, दूसरा क्या
रदरफोर्ड की ड्रॉबैक थी। सेकेंड नंबर पॉइंट में लिखना, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ ऑफ ऑल पॉसिबल रेडियस, कोई भी रेडियस के पाथ में घूम सकता है। ठीक है, साइंटिस्ट कह रहे हैं, दूसरे साइंटिस्ट रदरफोर्ड को बता रहे हैं कि भाई देख ऐसा भी तो हो सकता है, जबकि ऐसा होता नहीं है भाई, मन में आए जिस रेडियस में नहीं घूम सकता है। इसको भी नील्स बोर ने दूर किया। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ ऑफ ऑल पॉसिबल रेडियस, दैट मीन्स द एनर्जी स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूस, शुड बी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस। बट द हाइड्रोजन लाइक एटम, सारे बाकी आइटम भी हो, दूसरे भी होते हैं, पर एक्चुअली सबसे पहले हाइड्रोजन की बात होना शुरू हुई। हाइड्रोजन लाइक एटम्स, एटम हैव डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम। अब बच्चों ये चीज़ है ना, आगे मैं एक्सप्लेन कर लूँगा। वैसे तो ये मतलब कहा जा रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमेगा। मान लो इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मान लो जैसे है, एक फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ठीक है, माइनस की 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब माइनस इसलिए है कि अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। अब ये -5 इस ऑर्बिट में, तो अगर मैं थोड़ा सा और नज़दीक ले जाऊँ इसको, इलेक्ट्रॉन को, तो इसके ऑर्बिट की जो है अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी और कुछ हो जाएगी। जैसे मान लो अब हो गई कुछ कह देते हैं, मैं कह देता हूँ -5.1 हो गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -5.1 हो गई, और नज़दीक आ गया तो -5.2 हो जाएगी। तो ऐसे तो मन में आए जो एनर्जी की वैल्यू हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, जबकि ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की ये देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मान लो -5 है, तो इसके बाद अगर आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ कहीं दूर थोड़ा सा नज़दीक शिफ्ट करोगे तो वो उस ऑर्बिट में घूमेगा ही नहीं। उसको और नज़दीक ले जाओगे तो उस ऑर्बिट में भी नहीं घूमेगा इलेक्ट्रॉन। फिर और नज़दीक ले जाओगे, और नज़दीक ले जाओगे तो एक कोई और नई फिर एक पर्टिकुलर लोकेशन आएगी, उस ऑर्बिट में घूमेगा। तो बीच में, यानी इसके बीच में कहीं नहीं घूमेगा। तो इसका मतलब इसके बीच में कहीं नहीं घूमेगा, तो ये एनर्जी, बीच वाली एनर्जी होगी नहीं। या तो ये होगी या सीधी ये मैं कह देता हूँ, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, -4 होगी, -5 होगी, ये सॉरी इसको -6 कह देते हैं, मतलब नज़दीक जाने पे एनर्जी कम होती है। ये नेगेटिव साइन लग रहा हो, यूँ मत समझना बढ़ रही है, -5 है, ये -6 है, दूर जाने पे एनर्जी बढ़ती है। और आगे जैसे यहाँ -5 के बाद अगर आप इलेक्ट्रॉन को दूर करोगे तो ये यहाँ पे इस किसी ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, ऐसे इस ऑर्बिट में नहीं घूमेगा इन सर्कुलर पाथ में। फिर पर्टिकुलर कुछ थोड़ा दूर जाने के बाद एक नई ऑर्बिट आएगी, उसी रास्ते में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, उसी में घूमेगा। जैसे मान लो उसमें एनर्जी -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसी में घूमेगा, यानी -5 और -4 के बीच में कोई ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। तो ये -4 से -5 के बीच की कोई एनर्जी नहीं होगी। इसको कहते हैं कि एनर्जी की अलग अलग वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की। रियलिटी में ऐसा होता है, अलग अलग वैल्यूज़ होती है, जो आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। तो इलेक्ट्रॉन मन में आए जिस ऑर्बिट में नहीं घूम सकता भाई, पर्टिकुलर रूल होता है कि उसी ऑर्बिट के अंदर ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ये सारी बातें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बट आपको एट प्रेजेंट क्या चीज़ याद रखनी है, 2 बातें। पहली बात तो रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा हमें क्या याद रखना है कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम, इलेक्ट्रॉन घूमता है तो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है। तो कंटिन्यूसली एमिट करता है तो उसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होना चाहिए, बट रियलिटी में कंटिन्यूस नहीं होता है। स्पेक्ट्रम कैसा होता है, लाइन स्पेक्ट्रम। आगे आप पढ़ोगे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, लाइंस की फॉर्म में स्पेक्ट्रम होता है। क्लियर? तो वो सारी चीज़ें अपन डिटेल से देखने वाले हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल अब वही स्टार्ट कर रहे हैं अपन। मैं बोर की पोस्टुलेट स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको रफ कर लेते हैं। मैंने बहुत डिटेल से समझा है इसको, इतना कोई एक्सप्लेन नहीं करता है, मैंने बहुत सिस्टमेटिकली बताया आपको। फर्स्ट और सेकंड जो बोर मॉडल की ड्रॉबैक है, ये सॉरी रदरफोर्ड मॉडल की जो ड्रॉबैक्स है, कमियाँ हैं, ये दोनों को ही दूर करके बोर ने अपनी नई थ्योरीज दी थी। तो बोर थ्योरी के 3 पॉइंट्स है, बोर की 3 पोस्टुलेट्स है, उसमें फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट तो बिल्कुल आपके ये रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स को ही दूर करके बनाई गई है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूँ। तो बच्चों आप जल्दी से अब एक हेडिंग डाल दो, बोर्स एटॉमिक मॉडल। पूरा नाम नील्स बोर है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोर ने पूरा एक साथ थ्रू आउट मॉडल नहीं दिया, उसने कुछ पोस्टुलेट्स दी थी। ठीक है ना, तो लिखे आप, देयर आर फॉलोइंग
भाई कई बुक्स में 4 पोस्टुलेट मिलेगी आपको, पर अपन 3 पोस्टुलेट लिख रहे हैं। एक्चुअली कई बुक्स में आपको मिल सकती है 4 पोस्टुलेट, तो उसमें सेकंड और थर्ड पोस्टुलेट को मिला करके अपन ने सेकंड बना रहे हैं अपन। क्लियर, आपको ये लिखना है, इसमें ज़्यादा कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। देयर आर फॉलोइंग 3 पोस्टुलेट्स गिवन बाय बोर, नील्स बोर। तो 3 पोस्टुलेट बोर ने दी। फर्स्ट पोस्टुलेट, हेडिंग डालते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट, इसको डिस्कस करते हैं अपन। अब देखो बच्चों, बहुत सिंपल है। मैंने अभी रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे पहली कमी बताई कि मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा तो वो अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, यही कहा था उसने। पर नील्स बोर ने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। नील्स बोर ने कहा ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये देखिए, न्यूक्लियस है, ये मैं एक प्लस बना रहा हूँ, बाकी न्यूक्लियस में बहुत सारे प्लस हो सकते हैं, इसलिए न्यूक्लियस के चार्ज को अपन लिखते हैं Z। ये यहाँ प्लस का मतलब है न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। इसके अराउंड कौन घूम रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, v वेलोसिटी से। ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, r है। क्लियर, ये सर्कुलर ऑर्बिट में लगातार घूमता रह रहा है। मैक्सवेल ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है तो ये एनर्जी लॉस करेगा और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद नील्स बोर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है तो ये अपने खुद की एनर्जी से नहीं घूम रहा है, खुद की एनर्जी को वेस्ट करके नहीं घूम रहा है। इसको घुमाने में हेल्प कौन कर रहा है, ये न्यूक्लियस ही कर रहा है। कैसे कर रहा है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या लगेगा बच्चों, अट्रैक्शन लगेगा। यानी ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है इधर। तो ये तो आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि जब सेंटर की तरफ लगातार फोर्स लगता है, मोशन के परपेंडिकुलर जब कोई फोर्स लगता है तो पार्टिकल अपने आप ही सेटअप हो जाता है सर्कुलर मोशन करने के लिए। और ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स उस ऑब्जेक्ट जो भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी हेल्प करता है उसको सर्कल में घुमाने के लिए। तो एक्चुअली ये तो न्यूक्लियस खुद ही इसको हेल्प कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाने के लिए। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी वेस्ट करके नहीं घूम रहा है। भाई अर्थ घूम रही है सन के अराउंड, तो अर्थ क्यों घूम रही है, क्योंकि अर्थ को सन अपनी तरफ खींच रहा है। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी को अपन सेंट्रीपिटल कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसका काम ही होता है ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करवाना। और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई न कोई फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल का काम करता है। यहाँ कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। इसको कुलाम फोर्स भी कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम होता है कुलाम फोर्स। तो इस कुलाम फोर्स के हेल्प की वजह से ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, अपनी एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है। तो जो बोर मॉडल की जो रदरफोर्ड मॉडल की जो फर्स्ट ड्रॉबैक थी कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते हुए लगातार अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा, तो वो तो यहाँ पे दूर हो गई भाई। इसने कहा अपनी एनर्जी खर्च ही नहीं करेगा, न्यूक्लियस खुद ही इसको घुमा रहा है, तो इसलिए हमेशा इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। तो अपन लिख लेते हैं, पहले थोड़ी लैंग्वेज लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर, इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। एनर्जी लॉस नहीं करता है भाई, कांस्टेंट रहती है। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स for circular motion necessary centripetal force for circular motion is provided by, कौन देता है, कुलाम फोर्स। कौन सा फोर्स है, कॉलम फोर्स। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हो भाई, फोर्स। बस इतनी सी तो बात थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स देता है, कुलाम फोर्स देता है। अब बेटा के बाद है ना, मैं ये हटा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। ये लिख लेना भाई आप, लिखना आ गया ना। अब एक फॉर्मूला निकल रहा है, बस बहुत सिंपल सा बच्चों वाला फॉर्मूला है। तो इसने क्या कहा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है भाई कौन दे रहा है, आगे लिखना 100 के बाद। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सर्कुलर के लिए वो कौन दे रहा है, कॉलम फोर्स।
अब बच्चों अभी जस्ट कॉलम फोर्स का फॉर्मूला बताया है, एक बार लिख ही रहा हूँ मैं। सेंट्रीपिटल तो आपने 11th में पढ़ा हुआ है, क्या होता है mv²/r, और कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला होता है k q1 q2 अपॉन r²। देख लेना, मैंने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में बताया आपको पहले ही, बस r² आ रहा है अपॉन में, तो mv²/r ये तो फॉर्मूला है। ये k कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अभी बता देंगे, आपको पहले बता दिए, याद रखनी। q1 मतलब फर्स्ट चार्ज, पहला एक चार्ज है न्यूक्लियस और दूसरा चार्ज है इलेक्ट्रॉन। यहाँ अल्फा वेल्फा नहीं आएगा, ध्यान रखना, वो रदरफोर्ड में था अल्फा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है एक ना, एक न्यूक्लियस है बस। तो पहला वाला चार्ज है भाई आपके न्यूक्लियस, जिसका चार्ज होता है ZE, और दूसरा चार्ज है इलेक्ट्रॉन, इसको मैं लिख लेता हूँ E, और अपॉन डिस्टेंस r² है, r ही है, मैंने ऑर्बिट, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस, इस ऑर्बिट की रेडियस r ली है। r से r चाहो तो कट कर लो, नहीं तो इसी को सेटअप करके रखो, मेरा इक्वेशन 1 है, मैं तो कट कर लेता हूँ। mv² इक्वल टू है k ZE², E और E² हो गया, और अपॉन में r बच गया। ये फॉर्मूला याद रखना, दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ नील्स बोर। k कांस्टेंट है, इस k की वैल्यू तो 9 × 10⁻⁹ होती है, बट अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें तो k की ये वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। k होता है 1/4πε0, ये अभी याद रखें, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर है। तो बच्चों ये फॉर्मूला आप लिख लो, ये बोर की फर्स्ट पोस्टुलेट थी। अब अपन बात करेंगे सेकेंड पोस्टुलेट की, जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हटा देते हैं इसको। अब बच्चों देखो, रदरफोर्ड की मॉडल की दूसरी कमी क्या थी, तो दूसरी कमी ये थी कि उसने कहा कि हर पॉसिबल रेडियस में घूम सकते हैं इलेक्ट्रॉन, नहीं, ये इसको दूर कर दिया इसने, नील्स बोर ने। तो सेकंड पोस्टुलेट, इसको सेकंड पोस्टुलेट को आप कंडीशन ऑफ क्वांटिजेशन कह सकते हो, है ना, क्वांटिजेशन कंडीशन, कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, खाली क्वांटिजेशन कंडीशन लिख लो, या कंडीशन ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कह सकते हो इसको। कई बार एग्जाम में इस नाम से भी आता है कि राइट द बोर्स पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आपको ये सेकंड पोस्टुलेट समझ जाना, क्वांटाइजेशन वर्ड आता है, एंगुलर मोमेंटम वर्ड आता है, समझ जाना सेकंड पोस्टुलेट है। इसको अपन समझते हैं, पहले एक बार लिख लेते हैं, लिखना अकॉर्डिंग टू बोर, electrons can revolve only in those circular orbits for which its angular momentum is integral multiple of h/2π, h/2π. Such orbits are called permitted or stationary orbits. That means क्या कहना क्या चाह रहा है ये, इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ये बस सब कुछ यही है। ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में घूमेंगे जिसमें एंगुलर मोमेंटम, देखो बच्चों एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला 11 में पढ़ा हुआ है, mvr होता है। ये कह रहा है एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो h/2π, h प्लैंक कांस्टेंट है, h/2π का इंटीजर मल्टीपल होगा। इंटीजर का मतलब है h/2π का 1 टाइम्स भी हो सकता है, 2 टाइम्स भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो सकता है, या n टाइम्स भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, mvr इक्वल टू nh/2π। क्लियर, ये बोर की सेकंड पोस्टुलेट का सेकंड इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं अपन। n जो है इसकी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, 1 से शुरू होगी, 0 से नहीं होगी। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कह सकते हो आप। अब ये 1 2 3 है क्या, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अब इसको चीज़ को अपन देख लेते हैं, इसी को तो समझना अपन को। देखें बच्चों, ये h/2π कांस्टेंट है, पूरा एक कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट होता है, आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट 6.632 × 10⁻⁻34, पाई भी कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है। तो ये h/2π कांस्टेंट है। बोर ने क्या किया, उसने ऑर्बिट की रेडियस r ली, r की वैल्यू कैलकुलेट की, वेलोसिटी कैलकुलेट की, और m इलेक्ट्रॉन का मास रखा। उसने एंगुलर मोमेंटम mvr की वैल्यू निकाली। तो जब उसने सॉल्व करके mvr निकाला तो उसने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन मान लो इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो जैसे ये mvr जो आया वो h/2π का या तो आ रहा था 1 टाइम्स, कितना टाइम्स आ रहा था,
h/2 कांस्टेंट है, उसका 1 टाइम्स आ रहा था। या फिर उसने दूसरा, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन दूसरा कोई और ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका एंगुलर मोमेंटम निकाला तो उसने देखा कि वो mvr की वैल्यू 2 टाइम्स आ रही थी h/2 का। अगला उसने किसी और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, उसका एंगुलर मोमेंटम निकाला तो mvr की वैल्यू आ रही थी 3 टाइम्स h/2 का। यानी उसने देखा कि हमेशा ये एंगुलर मोमेंटम जो है h/2 का या तो 1 टाइम्स आ रहा है या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, ऐसा नहीं आ रहा था। 1.1 टाइम्स नहीं आया, 1.5 टाइम्स नहीं आया, 1.6 टाइम्स नहीं आया, 1.7 टाइम्स नहीं आया, 1.8 नहीं, 1.9 नहीं, सीधा 2 आया। इसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स आया, ऐसा आ रहा था, इंटीजर नंबर में आ रहा था h/2 का। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और उसमें एंगुलर मोमेंटम अगर h/2 का 1 टाइम्स है तो उसको उसने कहा ये फर्स्ट ऑर्बिट है। कौन सी ऑर्बिट है? फर्स्ट। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता, इससे नीचे नहीं घूम सकता इलेक्ट्रॉन। और फिर जब उसने h/2 इसने mvr निकाला और अगर वो h/2 का 2 टाइम्स आया तो उसको उसने कहा ये सेकंड ऑर्बिट है। कौन सी ऑर्बिट है? सेकंड ऑर्बिट है। सेकंड ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, या तो फर्स्ट में घूमेगा या सेकंड में घूमेगा, क्योंकि फर्स्ट में एंगुलर मोमेंटम 1 टाइम्स है, सेकंड ऑर्बिट में h/2 का 2 टाइम्स है। लेकिन 1 और 2 के बीच में ये नहीं घूमेगा क्योंकि इसमें बीच में एंगुलर मोमेंटम इंटीजर नहीं रह रहा है, इंटीजर मल्टीपल नहीं रह पा रहा है। तो यानी ये फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा, इसके बाद सीधी कुछ दूर आगे सेकंड ऑर्बिट आएगी, फिर अगली ऑर्बिट कहाँ आएगी तो जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कितना टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स, और वो इससे दूर होगी। तो यानी ये वो जो रदरफोर्ड की सेकंड ड्रॉबैक थी कि रदरफोर्ड की, कि भाई इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी घूम सकता है, नहीं, उसने मना कर दिया। इसने नील्स बोर ने इसने कहा उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीजर मल्टीपल हो। ये 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम, उसी ऑर्बिट में घूमेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अराउंड ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसके लिए n = 1 है। फिर ये सेकंड ऑर्बिट, ये बना दो आप, कम से कम 2-3 ऑर्बिट तो बना ही दो, 2 और एक थर्ड ऑर्बिट और बना दो, थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। ऐसे ये ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, इसको स्टेशनरी ऑर्बिट कहेंगे, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट होगी उसी में घूमेगा, वो किसी और ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको पता चल गया। देखो स्टेशनरी ऑर्बिट, खुद की ऑर्बिट जो होती है जिसमें एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल होता है, उनको स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। और ऐसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी लेता है ना देता है, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्लियर? तो ये एंगुलर मोमेंटम h/2 का n टाइम्स है, इंटीजर मल्टीपल है। बच्चों जब भी इंटीजर मल्टीपल वर्ड आता है, ये इंटीजर मल्टीपल है, तो आप समझ लो वो चीज़ क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब वो इंटीजर फॉर्म में 1 2 3 4 टाइम्स, ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, 1.1 1.2 ऐसे नहीं है। तो ये इसको कहते हैं क्वांटाइज्ड है। जब भी किसी के मल्टीपल में n आ जाता है तो उसको कहेंगे क्वांटाइज्ड है। क्लियर? इंटीजर नंबर जब भी किसी चीज़ के मल्टीपल में आ जाता है तो आप कह दो उसको ये क्वांटाइज्ड है। तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम क्या है? क्वांटाइज्ड है। ये बोर की सेकंड पोस्टुलेट है। कुल मिला के ये हमें ये कह रही है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। और ये जो ऑर्बिट्स है, इनको आपने केमिस्ट्री में K L M से इंडिकेट करते हो, आपको पता ही होगा वैसे। तो बच्चों मैं आपको बस खाली जस्ट इतनी सी ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीजर मल्टीपल हो। ऐसी ऑर्बिट्स को आप परमिटेड, अलाउड या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हो। इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी लेता है ना देता है। तो कब एनर्जी इलेक्ट्रॉन की चेंज होगी, ये बात थर्ड पोस्टुलेट में पता चलेगी आपको कि इलेक्ट्रॉन खुद की ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा भाई, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से हटा के दूसरी में लेके चले जाओगे आप, एक से दूसरी, बीच में तो कहीं छोड़ नहीं सकते, बीच में तो घूमेगा ही नहीं, या तो फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा या सीधा किस में, सेकंड में या थर्ड में। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को उसकी खुद की ऑर्बिट से हटा के दूसरी ऑर्बिट में लेके जाओगे तब उसकी एनर्जी में चेंज होगा। तो वो अपन देखते हैं, इसको हटा देते हैं। थर्ड पोस्टुलेट स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। थर्ड पोस्टुलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर सेपरेटली क्वेश्चन बनते हैं थर्ड पोस्टुलेट के, तो इसलिए इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें। वैसे किसी को नहीं करना इग्नोर थर्ड पोस्टुलेट। इसको फ्रीक्वेंसी कंडीशन भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी वर्ड अभी तक आपने नहीं सुना ना, थर्ड पोस्टुलेट भी सुन रहे हो, इसको फ्रीक्वेंसी कंडीशन कहते हैं अपन इसको। अब ये थर्ड पोस्टुलेट क्या कहते हैं, इसको पहले एक बार लिख लेते हैं। इन स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी जो खुद की ऑर्बिट होती है उसको स्टेशनरी कहते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट द एनर्जी, अब भाई देखो ऑर्बिट को एक दूसरा नाम भी दे सकते हो आप, ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एनर्जी लेवल। इन स्टेशनरी ऑर्बिट
द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट। remains constant, but when electron moves from लोअर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल का मतलब है लोअर ऑर्बिट। हर ऑर्बिट में फिक्स एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, इसलिए ऑर्बिट को आप एनर्जी लेवल भी बोल सकते हो। फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर, then it absorbs energy। Similarly, when electron moves from higher to lower level, it emits energy। क्लियर? अभी एक्सप्लेन करते हैं। द एमिशन और एब्जॉर्प्शन will be in term of photon and equal to difference between energy levels। अब बच्चों इसको एक बार लिख लें आप, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखो बच्चों क्या कहना चाह रहा है ये जो ऑर्बिट है ना, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। तो रदरफोर्ड नील्स बोर ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को आप एक लोअर ऑर्बिट से, नीचे वाले ऑर्बिट से अगर आप ऊपर वाले ऑर्बिट में लेके जाओगे, फर्स्ट से सेकंड या फर्स्ट से थर्ड लेके चले जाओगे, जब ऊपर की तरफ लेके जाओगे आप तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। आप सीधी सी बात है, आपको अगर घर में नीचे से ऊपर जाना है तो एनर्जी होनी चाहिए, ताकत खुद में होनी चाहिए, एनर्जी लेके ऊपर जाओगे आप। और ऊपर चले गए, ऊपर से नीचे कूदना है तो एनर्जी की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही निकालोगे एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर एनर्जी लेवल में भेजना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी। और वापस ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट। खुद के ऑर्बिट में तो एनर्जी चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगी, बट लोअर से हायर में जाएगा। तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ डायग्राम को, ये बनाना आपको, ये है ना ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट्स, इनको मैं ऐसे लाइन से बना दिया मैंने। ये नीचे वाले ऑर्बिट है, लोअर ऑर्बिट n1 कह देते हैं, और ये ऊपर वाले ऑर्बिट है n2। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी En1 और इसके अंदर एनर्जी En2। तो इलेक्ट्रॉन अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी आपको, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और वापस ऊपर से नीचे जंप करेगा तो एनर्जी वापस क्या करेगा, एमिट करेगा। क्लियर? तो नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो वापस एनर्जी एमिट करेगा। बच्चों देखो, एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो होता है वो फोटोन की टर्म में होता है। फोटोन लेगा या फिर फोटोन एमिट करेगा, और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, h न्यू। अब जो लास्ट एंड फाइनल चीज़ है वो ये है कि ये फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो फोटोन की एनर्जी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। जैसे अगर इसकी एनर्जी 2 है और इसकी एनर्जी 4 है, तो 4 में से 2 माइनस कर दो, बीच का डिफरेंस कितना है, 2, तो फोटोन की एनर्जी 2 होगी। ये एनर्जी 2 है और ये 8 है, तो इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर भेज रहे हो तो 2 और 8 है ऊपर, तो 8 में से 2 माइनस करोगे कितना रह जाएगा, 6। तो फोटोन आपको 6 का दोगे तब ऊपर जाएगा। 2 तो ऑलरेडी है ही, 8 की एनर्जी करनी है तो 6 का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 2 और 6 मिलके 8 हो जाएगा। और वापस ऊपर से नीचे जंप करेगा तो 6 का फोटोन एमिट कर देगा। यानी फोटोन का जो एमिशन होगा वो दोनों की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर का होगा। एब्जॉर्प्शन भी करना है, अगर ऊपर भेजना है, एब्जॉर्प्शन करवाना है, तो भी इन दोनों का डिफरेंस के बराबर होगा। यानी ये जो फोटोन की एनर्जी होगी h न्यू, इसको ऊपर वाले में से नीचे वाले एनर्जी माइनस करनी, En2 माइनस En1। इसको कहीं EF माइनस EI भी लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, पर आप तो ये ध्यान रखो En2 माइनस En1, दोनों की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर फोटोन की एनर्जी होती है। ये बोर की थर्ड पोस्टुलेट है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। और ये हमारे फ्रिक्वेंसी कंडीशन है। क्लियर? न्यू जो है फ्रिक्वेंसी है, h प्लांक कांस्टेंट है, और ये एनर्जीज है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगी।
बच्चों अब आप बोर की पोस्टुलेट्स को एक बार रिवाइज करें, अच्छे से समझे इसको, है ना। अपन फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें इन तीनों पोस्टुलेट्स को यूज़ करके बहुत सारे एप्लीकेशंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा पूरा। तो इसलिए अब आप इनको एक बार वापस पूरा देख लें अच्छे तरीके से, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन बोर मॉडल के एप्लीकेशंस करेंगे और कुछ एक दो बातें और है स्पेक्ट्रम के बारे में, फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।